नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। महाराष्ट्र में आखिर विधानसभा अध्यक्ष ने नार्वेकर साहब ने अपना फैसला सुना दिया। उनका फैसला चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं था। जब उन्होंने फैसला पढ़ने के पहले ही ये बात क्लियर की कि असली शिवसेना कौन है, शिवसेना पक्ष कौन है, ये जब तक तय नहीं होता तब तक बाकी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तभी लग रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई को जो डिसीजन दिया था, जिसमें ये कहा था कि जो व्हीप स्पीकर ने रिकॉग्नाइज किया था वो गलत था। भरत गोगावले राज्यपाल पे कड़ी टिप्पणियां की थी, लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए नार्वेकर साहब का पूरा नरेशन ये था कि असली शिवसेना कौन है ये मुझे देखना होगा। और बार बार वो चुनाव आयोग ने क्या किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो बहुत पहले ही एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना मानकर उन्हें सिंबल भी अलॉट कर दिया और उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना करना पड़ा। तो उसी तर्ज पर उसी का उदाहरण बार बार देते हुए उन्होंने कहा कि मैं 3 पैरामीटर्स पे शिवसेना किसकी ये तय करूंगा। संविधान शिवसेना का, लीडरशिप का जो शिवसेना का लीडरशिप का जो फॉर्मेट है उस पे, और तीसरा विधायक किसके साथ है, विधानसभा में किसका बहुमत है। पहला उन्होंने 2018 और 1999 1999 के दो संविधान में से उद्धव ठाकरे 2018 के संविधान को मान रहे थे, उन्होंने 1999 के संविधान को माना। बहुत सारी बातें जो इलेक्शन कमीशन ने कही कि भाई हमारे पास आई नहीं तो हम मानते नहीं, उसी तर्ज पे ये मानते गए। और उन्होंने बहुत सारी एनोमलीज निकाली, बहुत सारी बात बताई कि संविधान में लिखा है कि जो उनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो सर्वोच्च है, अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है। और ये तो जो शिवसेना प्रमुख है उनके पास कोई पावर नहीं होते। जो बाद में मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग के तहत पावर दिए गए, उन्होंने कहा उस मीटिंग को हम नहीं मानते, वो फर्जी निकलते हैं। बहुत सारी बातें वो लगातार इससे बोल रहे थे जैसे मानो वो एकनाथ शिंदे के वकील हो, पेशे से वकील है नार्वेकर साहब। उसके बाद वही होना था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के दावे में भी संविधान को लेकर बहुत गड़बड़ी है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लीडरशिप, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ लीडरशिप में कौन लीडर कितने, किसको अधिकार, सिग्नेचर किसने किए, वो नेता थे नहीं थे। इस कंफ्यूजन में एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जो आया वो भी कंफ्यूजन है। इसलिए कोई भी निर्णय इन दो चीजों पे मैं नहीं ले सकता। अब तीसरा पैरामीटर बचता है वो लेजिस्लेचर का, विधायक किसके साथ है। और फिर खुद ही कहते हैं कि इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं क्योंकि विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। तो मैं ये मानता हूं कि शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है वो ओरिजिनल शिवसेना है। तो वो ओरिजिनल शिवसेना है तो उसे फिर भी जारी करने का भी अधिकार है, भी अपॉइंट करने का भी अधिकार है। तो फिर गोगावले जो है, भरत गोगावले, जिसके व्हीप बनने पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति उठाई थी, उन्हें कहा वो भी ठीक है। और जब व्हीप ठीक है, उसने व्हीप दी हुई है, तो फिर जब शिवसेना में कोई ओहदा, कोई पोजीशन रही नहीं उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे की व्हीप की जगह दूसरा व्हीप आ गया, तो फिर ऐसे में डिस्क्वालिफिकेशन किस बात का। 16 अयोग्य होंगे नहीं, वो योग्य है। तो फिर एक अहम सवाल उठता है कि यदि ये 16 योग्य हैं और एकनाथ शिंदे के लोग योग्य हैं, तो फिर भरत गोगावले ने जो व्हीप जारी किया था उसका उल्लंघन करने वाले जो 13 लोग हैं उद्धव ठाकरे के साथ जो एमएलए हैं, उनके निष्कासन के लिए भी एक अर्जी
लगाई थी एकनाथ शिंदे को, लेकिन फिर उनका निष्कासन भी नहीं होगा, ये भी बात स्पीकर साहब ने कही। और बड़ा अजीब उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया इन 16 लोगों की, एकनाथ शिंदे जो कहते हैं कि इनका व्हीप का उल्लंघन किया है इन्होंने और इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है, इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि इन 13 लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा व्हीप जारी हुआ था, जबकि व्हीप फिजिकल जारी होना चाहिए। एकनाथ शिंदे के व्हीप भरत गोगावले ये कोई मुझे प्रूफ नहीं दे पाए कि फिजिकली वो जाके एक कागज डिलीवर कराए थे, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट और मैं उनको कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता। अब सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा में जब भी गोगावले व्हीप देंगे किसी इशू पे, तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ वाले लोगों को वोट देना पड़ेगा, या हर टाइम वो व्हाट्सएप से उनको देते रहेंगे और स्पीकर कहेंगे कि भाई मेरे पास फिजिकल देने का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय की 11 मई का जो निर्णय था उसमें ये कहा गया था कि व्हीप जो है उसमें दो व्यवस्था थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है, संसदीय बोर्ड जो होता है, या विधानसभा का जो विधायक है, उनको अधिकार है अपना नेता चुनने का। तो एकनाथ शिंदे को उन्होंने चुना, ये बात सही है, लेकिन पार्टी संगठन का उसके ऊपर कंट्रोल कैसा रहेगा, इसके लिए एक व्हीप का दरवाजा खुला था। और उस व्हीप संगठन जो है वो व्हीप अपॉइंट करता है, चीफ व्हीप, और उसके थ्रू जब व्हीप जाता है तो फिर भले ही विधायक चाहे किसी को भी नेता बनाना चाहे, लेकिन यदि व्हीप जारी होता तो संगठन के अनुसार ही चलना होगा। ये एक प्रजातंत्र में विकसित हुई परंपराएं हैं। लेकिन पार्टी माने विधायक हो गए तो फिर संगठन किस काम का? सर्वोच्च न्यायालय में जो शेड्यूल 10 को लेके कई विसंगतियां हैं, इसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। सवाल आम आदमी उठाता है कि जब ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि ओरिजिनल शिवसेना है, तो फिर स्पीकर महोदय ने इतना समय क्यों लिया? समय इसलिए लिया यदि वो तुरंत सुनवाई करके नतीजा बता देते तो फिर शिवसेना को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने के लिए समय था और अब तक शायद निर्णय भी आ जाता और सरकार गिर भी जाती। लेकिन अब 10 जनवरी तक खींच के जब आपने समय दिया, तो फरवरी मार्च में लोकसभा के चुनाव है, हो सकता है विधानसभा के चुनाव साथ में किए जाए। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, हाई कोर्ट भी जाता है शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट, तो भी एक टाइम कंज्यूमिंग होगा। यदि इसको सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के पास भेजा, बड़े संविधान पीठ के पास भेजा, तो उसमें और टाइम कंज्यूम हो जाता है और ये मामला लटक जाता है। इसलिए हम पहले भी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे की सरकार पे कोई आंच नहीं है। कि अलग अलग लोग कहते थे ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, डिस्कालीफाई होते तो भी कुछ आंच नहीं थी क्योंकि पर्याप्त बहुमत उनके पास था। देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि ना हमारी विश्वास है पूर्ण न्याय संगत निर्णय होगा स्पीकर महोदय का, ना एकनाथ शिंदे की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, ना सरकार संकट में है, इस बात की गारंटी थी कि निर्णय पहले हो चुका था और उस निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए फिर पूरे कागज लिखे गए। मैं तो हंस के किसी को कह भी रहा था जब हमें नार्वेकर साहब को सुन रहे थे। नार्वेकर साहब एक माने हुए वकील है, बड़े बड़े वकील है मुंबई के, वो स्पीकर है। किसी भी इंसान को अपना लिखा हुआ ड्राफ्ट, अपना डिक्टेट किया हुआ ड्राफ्ट पढ़ने में इतना फ्लम्बल नहीं होता। वो जिस हिसाब से पढ़ने में बार बार रुकते थे, पढ़ते थे, फ्लम्बल होते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और से लिख के आया और ये पढ़ रहे थे। हंसी मजाक की बात है, लेकिन कुल मिला के इसका राजनीतिक
इम्पैक्ट का होगा। शिवसेना टूटी, शिवसेना को तोड़ा गया, इसका लगातार एक सिंपैथी शिवसेना के पास है। शरद पवार भी सिंपैथी के लहर पे चल रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का सिंबल ले लिया तो ये सिंपैथी और बढ़ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के दरबार में कैसा नृत्य करता है ये कोई नई बात नहीं। अब रही स्पीकर की बात। स्पीकर ने जिस हिसाब से चीजों को जस्टिफाई किया वो हास्यास्पद भी लग रहा था, और ऑब्वियस जनता जानती है कि यह निर्णय यही आना था, क्योंकि आपने जो गलतियां की है उसको छुपाने के लिए आप कई गलतियां करते रहो, इसलिए सिंपैथी बढ़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दिन अपने निर्णय में ये बात कह दी थी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम सरकार को रिस्टेट करते। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया था कि व्हीप को एक्सेप्ट करना स्पीकर की सबसे बड़ी गलती रही। अब हम नार्वेकर जी के अंतिम बात में, प्रोग्राम के अंत में मैं एक सवाल आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। नार्वेकर जी को कई महीने लगे, हजारों दस्तावेज खंगालने पड़े, कई लंबी चौड़ी हियरिंग हुई घंटों की। उसके बाद 1200 पेज का उन्होंने निर्णय लिया, और उस निर्णय में वो इस मत पे पहुंचे कि शिंदे की सेना ओरिजिनल सेना है। लेकिन एज ए स्पीकर भरत गोगावले को ऑफिशियल व्हीप मानना, यह निर्णय उन्होंने किस बिना पे लिया था? उस दिन तो उनको पता नहीं था कि शिवसेना ओरिजिनल कौन है, और यदि उसी दिन उनको पता था कि ओरिजिनल शिवसेना कौन है तो फिर ये निर्णय देने में अयोग्यता का इतना समय क्यों लगा? तब तो किसी की दलील आपके पास नहीं थी, कोई संविधान की बात नहीं हो रही थी, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं हो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं हो रही थी। तब तो आनंद फानंद में शपथ ली गई, और जब विश्वास का मत आया तो आपने भरत गोगावले की व्हीप को ओरिजिनल व्हीप कैसा माना, किस बिना पे माना? ये सवाल जब उठता है तब हमारे स्पीकर साहब मुश्किल में फंस जाते हैं। यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही। ये मामला आगे जाएगा, हो सकता है कि एक नाजिर बनेगा, एक सेटिंग केस बनेगा आने वाले कई जगह पे, जब स्पीकर के रोल को लेके सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ चीज तय करनी होगी यदि इस देश में प्रजातंत्र को रखना है। आज अपने उद्बोधन में या अपने निर्णय देते समय उन्होंने एक बात कही कि अध्यक्ष के पास असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए, नहीं तो अध्यक्ष के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसको निष्कासन करेंगे। ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है ये नार्वेकर साहब हमको बता रहे हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी और महायुति की ये सरकार महाराष्ट्र में प्रजातंत्र पे जोरदार तमाचा है। शिवसेना बीजेपी इकट्ठा लड़ गई, बाद में मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़े हुए तो वो अपने विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ सरकार बना गए, और जिस हिंदुत्व की बात कहते हुए एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया, हिंदुत्व का अपमान किया। आज वो अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कैसे बैठते हैं? अब उनका हिंदुत्व कहां गया? सवाल ये। इसलिए प्रजातंत्र, राजनीति, प्रजातंत्र की जो वैल्यूज है, मोरलिटी है, इसको कम से कम अब मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र की राजनीति में कोई जगह है या देश की राजनीति में कोई जगह। ये निर्णय ऐसा ही आना था, चौंकाने वाला नहीं था, एक्सपेक्टेड था। निर्णय पहले हो गया था, लिखा बाद में गया, फर्क इतना है। निर्णय पहले लेने के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए कई चीजें लिखी गई, और बार बार इलेक्शन कमीशन का ही जिक्र हुआ, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन के निर्णय का इस पे कोई लेना देना नहीं है। भरत गोगावले को अपने बीप कैसा माना, किस बिना पे? सवाल ये। आज इतना ही, फिर आता हूं
कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।